महर्षि विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए सभी शिक्षाविद, श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर भानुप्रताप सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर रतीश गुप्ता जी डायरेक्टर कॉरपोरेट अफेयर्स, मिसेज मोनिका कपूर जी जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर पीयूष प्रसाद जी, श्रीमान पीके राजपूत जी, श्री हर्षवर्धन सिंह जी, श्री रचना भट्टाचार्य जी, भाई साहब कर्मेंद्र जी सिंह हमारे सीबीएसई के एसोसिएशन के चीफ हैं मेरठ से, और भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स इस मीट में सम्मिलित हुए हैं। आज चूँकि मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आपके बीच में विलम्ब से पहुँचा, मुझे आप सब लोगों को सुनने का मौका मिलता। मैंने तो मैडम से कहा कि मैं भी सुनना चाहता था कि हमारे एजुकेशनिस्ट क्या बोल रहे हैं, वो आने वाले कल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं, और मेरे बाद भी यदि आप जारी रख सकते हैं तो रखिए। मैं सुनना चाहूँगा लोगों को कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि मेरे अलावा आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि शिक्षक और शिक्षक का कार्य वो अन्य प्रकार के जॉब से बिल्कुल हटके है। बाकी चीज़ों में हम सब लोग किसी कंपनी के मैनेजमेंट या प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। यहाँ आप किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और व्यक्तियों से ही राष्ट्र बनते हैं। किसी भी राष्ट्र को हम जानेंगे, पहचानेंगे तो उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बौद्धिक विकास से, उनके रहन सहन और उनके व्यवहार से उस राष्ट्र की पहचान होती है, और उसका निर्माण करते हैं शिक्षक। अब वो दायित्व अब हम और आप सबके ऊपर है। आप लोगों ने बड़े धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं कि आपने अन्य जॉब्स की बजाय ये काम चुना, ये जॉब चुना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। ये राष्ट्र निर्माण का काम है। जो कहा जाता है कि चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। ये बात सही है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, हमारे देश के एक शिक्षण संस्थान के कुछ बच्चों ने, जो इसी देश के नागरिक हैं, उन्होंने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनको पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे थे, उन्होंने किस दिशा में उन बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया, उसका परिणाम वे बच्चे किस तरफ चले गए। मैंने तो किसी देश में नहीं सुना कि किसी देश के नागरिक अपने ही देश के सर्वनाश की कामना करते हों, लेकिन हमारे देश के एक संस्थान के बच्चों ने ये सब कहा, तो वो प्रलय की तरफ ले जाने वाले शिक्षक हैं, और वो निर्माण वाले शिक्षक हैं जो हमारे देश में ऐसे नागरिक और ऐसे वैज्ञानिकों को तैयार कर रहे हैं। वो क्षमता उनमें पहले भी थी, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, संरक्षण नहीं मिल रहा था। इस कारण हमारे देश में जो वैज्ञानिक शोध करते थे, या तो वो वैज्ञानिक दुनिया की ताकतों के द्वारा खरीद लिए जाते थे या उनकी हत्या कर दी जाती थी। आज उन्हें संरक्षण मिला, मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला, लीडरशिप मिली, तो उसके संरक्षण के बाद उन्हीं वैज्ञानिकों ने एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का काम किया, उनकी कक्षा में स्थापित करने का काम किया। ये भारत के बच्चों ने जो करके दिखाया, वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, वो आपसे और आपकी पहली पीढ़ी के शिक्षकों की वजह से करके दिखाया। वो कर पाए, बस पॉलिटिकल संरक्षण मिला, उनको प्रेरणा मिली और वो सब कर दिया उन्होंने। अभी उन्होंने जो चंद्रयान लॉन्च किया है,
चंद्रयान 3, ये दुनिया में अपने आप में अलग तरह का काम है। अकेले भारत ने ही, भारत के वैज्ञानिकों ने ये कल्पना की है कि हम चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर क्यों ना पहुंचे जिस पर किसी ने जाने का सोचा ही नहीं अभी। यदि आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया के पहले नंबर पर भारत के वैज्ञानिक होंगे, जिन्होंने, भारत होगा जिसने अपने चंद्रयान को वहां पर पहुंचाया। तो क्षमता हमारे देश में है, हमारे लोगों में है, हमारे शिक्षकों में है, बस इच्छा शक्ति चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, वो जैसा पढ़ाना चाहते हैं वैसा पढ़ाने का वातावरण मिलना चाहिए। और इसके अलावा जब कोविड आया, तो कोविड के कारण पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई, भारत ने भी उसे झेला। हमारे देश में पहले मलेरिया की भी वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, यहां तक कि नजला जुकाम की वैक्सीन भी बाहर से मंगाई जाती थी, भारत में पैदा करने का सोचा नहीं जाता था, क्योंकि बाहर से मंगाने पर यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को धन मिलता था, तो वो अपना सिस्टम डेवलप नहीं करते थे। उनके अंदर वो स्वाभिमान जो आना चाहिए, देश को आगे ले जाने की तरफ सोचना चाहिए, वो नहीं करते थे। आज मोदी जी ने संरक्षण दिया। बहुत सारे राजनीतिक दल कहते थे कि साहब आप फाइजर की वैक्सीन क्यों नहीं खरीद लेते, आप वहाँ की वैक्सीन क्यों नहीं खरीदते, उसकी क्यों नहीं खरीदते। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम अपनी वैक्सीन डेवलप करेंगे। फिर भारत ने एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार वैक्सीन डेवलप करने का काम किया, और अपने ही देश नहीं दुनिया को वैक्सीन निर्यात करने का काम मोदी जी ने किया। और उसी के कारण आज हम सब लोग बिना मास्क के यहाँ बैठे हैं। भारतवर्ष कोविड से लगभग मुक्त हो गया, लेकिन जहाँ से कोविड चला था अभी वो चाइना मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी उनकी हर चीज में गिरी है। प्रोडक्शन पे ध्यान दिया लेकिन क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी पे ध्यान दिया है। भारत ने क्वालिटी पे भी ध्यान दिया है, क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया है, इसलिए आज देश आगे जा रहा है। मैं आप सब एजुकेशनिस्टों के सामने ये बात कह रहा हूं बड़े विश्वास के साथ कि वो दिन दूर नहीं है, यदि इसी प्रकार से हम और आप सब मिलकर, कि जो मोदी जी ने कहा ना, अब सबका प्रयास, उन्होंने नारा दिया था पहले सबका साथ, सबका विकास, तीसरा दिया सबका विश्वास, वो तीनों करके दिखाए। अब चौथा भी दिया है सबका प्रयास। इसमें हम आप सबका प्रयास चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, और वैसा ही आत्मविश्वास और नॉलेज हमें बच्चों को भी ट्रांसफर करनी है कि कोई मुश्किल काम नहीं है कि भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए। सन 1980 में भारत और चीन बराबर की अर्थव्यवस्था थे। मात्र 20 साल के अंदर, यानी 2000 तक आप देखोगे तो भारत बहुत पीछे रह गया था और चाइना बहुत आगे निकल गया था। तो वो कोई मुश्किल नहीं है कि जब आप 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आज इन 7 सालों में 8 सालों में ले आए भारत को, तो एक दिन नंबर 1 पे भी ला सकोगे, यदि इच्छा शक्ति ईमानदारी से काम करने की, देश को ले जाने की बनी रहे। मोदी जी ने समस्याओं को समाधान बनाया। हम यही सुनते आए थे, हम सब जब भी चर्चा करते थे, कोई चीज की, किसी चीज की कमी पड़ती थी, रोड खराब होता था या कोई बात खराब होती थी, लगता देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, संसाधन कहाँ से आएंगे, संसाधन तो कम पड़ेंगे ही। लेकिन आश्चर्य हो, आप सब लोग शिक्षाविद हो, ध्यान से बताना मुझे यदि मैं गलत हूं तो, मैंने एक दिन भी मोदी जी को कहते नहीं सुना कि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, संसाधन कम पड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा समस्या को समाधान बनाना है, उसको समस्या को समाधान में बदलना है। जब वो दुनिया में जाते थे तो कहते थे कि मैं 120 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि हूं। आज कहते हैं 142 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि हूं। उन्हें भी पता है कि 10 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसको दुनिया में उन्होंने जाकर क्या कहा, मेरा देश 65% युवा देश है, मेरे पास स्किल्ड युवा है। आपको यदि अपना कारोबार करना है तो मेरे देश में आकर अपना कारोबार करिए। उनको ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बच्चों को रोजगार देना है इसलिए यहाँ पर रोजगार लगाइए, यहाँ अपने उद्योग लगाइए। ये सोचने का तरीका है। मुझे याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, कर्मनंदन जी बुरा मत मानिएगा, आपको अन्यथा लगे तो प्लीज मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, बाद में आपसे बात कर लूंगा। आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने वहां पर 2 बात उस दिन की मुझे अखबार में मैंने पढ़ी थी, मुझे याद है। उन्होंने एक तो कर्ज मांगने गए थे, लेकिन वो इस तरह से इस भाषा में मांगा जैसे वो भीख मांग रहे हों। एक कहा था हम तो आपसे मांगने आए हैं, और दूसरा ये कह दिया था कि शासन तो आप लोगों का ही अच्छा था।
ये इस तरह की लीडरशिप, इस तरह की सोच, यदि उन्हीं का शासन अच्छा था तो हमारे देश को लोगों ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां दी वो तो व्यर्थ में ही दी, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस तरह की वो बटरिंग वाली पॉलिसी, क्योंकि वो ऑफिसर रहे हैं और उनकी सोच वैसी रही, पॉलिटिकल सोच होती तो वो इस तरह से बोलते जैसे मोदी बोलते हैं, दहाड़ते हैं। उसने कहा कि मेक इन इंडिया, यदि आपको प्रोडक्ट मेरे देश में बेचना तो मेरे देश में बनाइए। हमारा आप जो मोबाइल यूज करते हैं इनमें 95% मोबाइल पहले बाहर से आया करते थे, आज 97% मोबाइल भारत में बनते हैं और भारत से बनकर दुनिया में जाते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यहाँ का रोजगार के साधन डेवलप हुए हैं, यहाँ के हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी को आपने देखा होगा कि उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, लेकिन किसी युवा से कम नहीं सोचते। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो देश को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों से सोचिए। आजकल चल रहा है, वो एक कैंपेन चल रही है कि भाई मोदी जी के समर्थन की, तो वो मिस कॉल दीजिए। मिस कॉल से आईटी के सेक्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टियों की सदस्यता पहले होती थी वो रसीद कट के, पार्टी की सदस्यता हुई मोबाइल नंबर से मिस कॉल देके, और दुनिया की नंबर 1 पार्टी उन्होंने भाजपा बनाई। कोई सोचता नहीं था, हम भी सोचते थे कहाँ गांव में किस आदमी पे मोबाइल रखा है, लेकिन दुनिया की नंबर 1 पार्टी, और वो प्रमाणित हो गई कि इतने मोबाइलों से मिस कॉल आई है। तो एक टेक्नोलॉजी के साथ तेज चलने का काम। मन की बात का कार्यक्रम मैं आज सुन के आया हूँ, ये 103वां मन की बात का कार्यक्रम था। हर मन की बात में देश का कौन नागरिक अच्छा कर रहा है उसको वो प्रेजेंट करते हैं। मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ ये नहीं कहते, उसे कहने के लिए तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन पर बोलते हैं। उसमें वही बोलते हैं कि देश का कौन नागरिक क्या अच्छा कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को आज पद्मश्री मिल रहे हैं जो सपने में नहीं सोच सकते, जो बेचारे पद्मश्री लेने के लिए दिल्ली आने का किराया नहीं है उनके पास। और पहले कैसा किस तरफ चला गया था देश, कैसे लोगों को अवार्ड मिला करते थे, अवार्ड वापसी गैंग। देश में पत्रकार हों, फिल्मकार हों, चित्रकार हों, सब उनकी एक वो बनी हुई थी चेन, एक ही तरफ सोचने वाले लोग, कि जब चाइना कहे कि भारत में हड़ताल हो जानी चाहिए तो हड़ताल हो जाती थी। चाइना और भारत का युद्ध चल रहा तो वहाँ की कम्युनिस्ट की सरकार यहाँ के कम्युनिस्टों को कहती थी और वे यहाँ हड़ताल करा दिया करते थे। यहाँ देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हमें सैनिकों के लिए मोजे बनाने, जूते बनाने, प्लीज हड़ताल मत करिए, तो नारा लगता था कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हों। इस तरह की सोच वाले एजुकेशनिस्ट हमारे देश में तैयार हुए, वैसे ही सिलेबस उन्होंने तैयार किए। आप लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी, तो उसमें वो प्रोफेसर कहती हैं कि सरकार किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है। हर तरफ उन्होंने जड़ें जमा रखी थी, उन जड़ों में से निकालकर देश के प्रतिभाओं को आगे लाना, सही लोगों का चयन करना, सही लोग जो वास्तव में देश के लिए कुछ कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाना, इस तरफ वो काम कर रहे हैं। हमारा और आपका काम है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरे भाषण सुने होंगे। मुझे 2.5 साल हुआ है विधायक बने हुए। 2 कमिश्नर ये हमारी ये सहारनपुर और मेरठ कमिश्नरी, इसके जो जिले हैं इनके सब विद्यालयों के शिक्षक मुझे वोट देते हैं, जो अपने पंजीकरण कराते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी भी मेरे क्षेत्र में आती है। तो मुझे लोग कहते थे कि आप तो ये बोलिए कि मैं शिक्षकों के लिए ये करूँगा, मैं शिक्षकों के लिए ये करूँगा, आपको तो ये भाषण देना चाहिए। और मैं कहता था कि नहीं, मैं इसलिए तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा। मैं तो चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं इसलिए काम करूँगा कि मेरे देश की नॉलेज, मेरे देश का ज्ञान, मेरे देश की संपदा आगे निकल कर आए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उन चीज़ों को जाने। आप सब एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, सब एक से एक श्रेष्ठ है। आप में से कोई मुझे टोक देना यदि मैं गलत कहूँ तो। मैं दावा करता रहा हूँ कि ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो भारत के लोगों के पास नहीं थी, भारत ने दुनिया से सीखी। दुनिया को नॉलेज देने का काम भारत ने किया। मोदी ने जो पंचप्राण की बात कही है मोदी जी ने, तो उसमें एक ये है कि हम आत्मगौरव की अनुभूति भी करें, आत्मावलोकन भी करें, और जो हमारी गुलामी की मानसिकता उससे बाहर निकलें। मैं छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखूंगा। हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये बात न्यूटन ने बताई। लेकिन क्या न्यूटन से पहले भारत ये बात नहीं जानता था? और जानता था तो वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने ये बात सिद्ध करके दिखाई थी? तो वो भास्कराचार्य थे, जिन्होंने न्यूटन से भी हजारों साल पहले सिद्धांत दिया था। और केवल पृथ्वी के बारे में ही नहीं, खगोल विज्ञान में, खगोल क्षेत्र में जो ग्रह हैं जिनकी खोज की गई, उन ग्रहों के वो सब अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में स्थित हैं, इसलिए वो आपस में टकराते नहीं हैं। उनकी गति का अध्ययन करना, उनके गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करना। साथियों, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी आपको 2 महीने पहले बताएगी कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा।
लेकिन हमसे हमारे पंचांग में, हमारा जो ज्योतिष का पंचांग है 500 साल बाद का, हमसे पूछ लो कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कहां पड़ेगा और कहां कहां दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कितने एरियाओं को प्रभावित करेगा। ये टेक्नोलॉजी हमारी भारत की, ये ज्ञान जो दुनिया के पास आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। उनको नहीं पता सूर्य किस गति से चलेगा। वो कैलकुलेशन रखने वाला हमारा गांव में रहने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, उसके पास पंचांग, वो नॉलेज जो पंचांग बनाने वाले लोगों ने बना के रखी, वो नॉलेज को जानने वाला भारत, जिसे हमने दकियानुसीपन कह दिया, हमारे ज्ञान को एक तरफ करने की कोशिश दुनिया ने की और हमने भी मान लिया। हमें लगा जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, अगस्त ऋषि के बारे में आप सर्च करिएगा, अगस्त संहिता में उन्होंने न केवल इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ज्ञान दिया है, वो स्टोर कैसे की जाएगी वो भी उसको नॉलेज दी है। दुनिया के प्रामाणिक कालखंड में यदि बात करूं कि भाई ईसा मसीह के आसपास के कालखंड को दुनिया प्रामाणिक मानती है, तो इसी के दौरान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्जन, सबसे पहला सर्जन भारत से थे सुश्रुत, जिन्होंने शल्य क्रिया का ज्ञान दुनिया को दिया। कौन कौन से शस्त्र उसमें लगाए जाएंगे, अस्त्र जो लगाए जाएंगे और किस किस तरह से वो की जाएगी और उसको कैसे हम लोग बैक्टीरिया से बचाएंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे, वो सब नॉलेज देने का काम सुश्रुत ने किया। और तो और गर्दन प्रत्यारोपित करने तक की नॉलेज सुश्रुत संहिता में है। रसायन का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, सभ्यता का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, नाभिकीय ज्ञान, आकाश का ज्ञान, पृथ्वी का ज्ञान, समुद्र का ज्ञान, कौन सी नॉलेज ऐसी है जो भारत ने दुनिया को नहीं दी। परमाणु की बात यदि आप करोगे, अब परमाणु के शोध के लिए बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही है, उनमें पार्टिकल की खोज की जा रही है, पार्टिकल के प्रभाव को खोजा जा रहा है। वो तो हमारे यहाँ बहुत पहले महर्षि कणाद ने खोज के दे दिया था। पार्टिकल की खोज करने वाले महर्षि कणाद, जिनका नाम ही कणाद पड़ गया, कण की खोज करने के कारण, पार्टिकल की खोज करने के कारण जिनका नाम कणाद पड़ा, ऐसे महर्षि कणाद। हम लोग सिलेबस में पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ाते हैं, लेकिन पाइथागोरस से भी बेहतर प्रमेय देने वाले बोधायन ऋषि का नाम हम क्यों नहीं पढ़ाते। उनका नाम हम लोग कितना जानते हैं कि बोधायन ऋषि ने उनसे भी 2000 साल पहले उनसे भी बेहतर गणितीय सूत्र देने का काम किया था। विज्ञान के इतने सारे आपको मैं उदाहरण बताऊंगा महाभारत काल के, जो ये प्रूव करेंगे कि भारत विज्ञान के क्षेत्रों में दुनिया में आगे था। पहले ऐसी मिसाइल थी आपके पास कि आप लक्ष्य भेद कर मिसाइल वापस अपने तर्कस में आ जाती थी, यानी अपनी जगह पे वापस आ जाती थी अपनी कक्षा में। अभी इतना तो हमने कर लिया, कोई लक्ष्य को भेज देती है लेकिन वापस नहीं आ पाती। जैसे अभी हम लोगों ने गाइडेड मिसाइल को देखा है कि यदि कंप्यूटर पर कमांड दे दी जाए कि आपको ये जो विमान जा रहा है इसको भेजना है, तो मिसाइल उसका पीछा करेगी। जब विमान ऊंचा जाए नीचा जाए, किसी भी तरफ दौड़े, कितनी स्पीड से दौड़े, मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वापस नहीं आ पाती। आपके पास तो वैसी भी थी। तो आपका उसका उदाहरण देखिए कि जब बर्बरीक ये बोलता है, बर्बरीक से कृष्ण जी और वो पूछते हैं अर्जुन कि तुम्हारे पास कौन सी कला है, क्या विधा है, तो कहता है जी मेरे पास ऐसा तीर है जो सारे पत्तों को छेद कर वापस मेरे तर्कस में आ जाएगा। बोले करके दिखाइए। तो उसने संधान किया और संधान करते समय उसकी आंख बचाकर एक पत्ता तोड़ के कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया, तो वो तीर बाकी सब पत्तों को छेदते हुए उस पर भी आ गया जो उनके पैर के नीचे था। उन्होंने पैर हटाया तो उसको छेद कर वापस उनके तर्कस में आया। अब ये स्कैनिंग नहीं थी तो और क्या था। कंप्यूटर के द्वारा स्कैनिंग करके तो कमांड दी जा सकती है एक एक पत्ते की, वरना आप किसी दिशा से देख लीजिए, हमारा पृष्ठ भाग आपको नहीं दिखेगा, फ्रंट दिख रहा, पीछे नहीं दिखेगा, लेकिन स्कैनिंग में उसारा दिख गया। सैटेलाइट की बात करता हूं, हस्तिनापुर में बैठकर संजय ये बता रहे थे कि किलोमीटरों में फैले हुए युद्ध में किस तरह से वहां क्या हो रहा है, कौन कौन कैसे कैसे लड़ रहा है, वो सारी जानकारी देने वाले संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे थे, वो सैटेलाइट नहीं था और दूरदर्शन नहीं था, तो और क्या था। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शल्य क्रिया में अभी भी दुनिया ने इतनी प्रगति नहीं की। हम लोगों ने परखनली शिशु डेवलप करने सीख लिए हैं। 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो 30-40 साल पहले पढ़ा है कि डॉली भेड़ बनाई थी क्लोन के माध्यम से और हमने परखनली शिशु डेवलप किए। लेकिन अपने यहां परखनली शिशु का ज्ञान कब से था। गांधारी के नष्ट प्राय भ्रूण से जो गर्भ उसका गिर गया था, नष्ट प्राय भ्रूण से 101 स्वस्थ बच्चे तैयार करने का काम व्यास जी ने किया था। तो क्या ये टेक्नोलॉजी छोटी थी? अपने आप पर गर्व करके देखिए।
जीपीएस सिस्टम देखिए आप, जब अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि जयद्रथ की गर्दन इस तरह से काटना कि इसकी गर्दन इसके पिताजी की गोद में जाके गिरे, तो अब हमारा बैठे मैं यहां से अपनी लोकेशन आपको भेजूं तो वो लोकेशन लगभग 3 फीट के सराउंडिंग एरिया की जाएगी, वो पिन पॉइंट नहीं जाएगी। लेकिन उस समय उनके पास कैसी टेक्नोलॉजी थी कि उसको कमांड दी मिसाइल को, और गर्दन वहां उसकी गोद में जाकर गिरी उनके पिताजी के में, जो कहीं दूर उसमें जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर जयद्रथ का सिर गिरा। ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजी थी। छोटी छोटी बातें आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि भारत बहुत आगे था। फिर से भारत विश्व गुरु बने, दुनिया से लोग आते थे यहाँ नॉलेज गेन करने के लिए। भारत हर प्रकार से आगे रहा है, आज भी आगे है, बस खुद को सोचने और समझने की आवश्यकता है। पर फिर से दुनिया में वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करे, दुनिया का विश्व गुरु फिर से बने, माने दुनिया को सही दिशा दे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, कोई हमें इसका शौक नहीं है कि दुनिया हमें विश्व गुरु माने, वो इसलिए कह रहा हूं जिन विषयों पे हमने सोचा वो दुनिया ने सोचा ही नहीं। पर्यावरण के बारे में जो हमने सोचा दुनिया ने सोचा नहीं, उन्होंने केवल उपभोग के बारे में सोचा है। जल है तो हमारे लिए है, पर्वत है तो हमारे लिए है, पृथ्वी है तो हमारे लिए है, इन सब चीज़ों को अवशोषित करना है, लेकिन उनका संरक्षण करना है, उनकी पूजा करनी है, ये तो उन्होंने नहीं सोचा। ये हमारे विचारकों ने सोचा और उस संस्कृति को उन्होंने डेवलप किया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी सिखाई और प्रकृति का संरक्षण हमने सीखा। यदि आप अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को पढ़ेंगे तो उसमें जितना पृथ्वी का संरक्षण दिया, पर्यावरण का संरक्षण की नॉलेज दी है, आज तक भी नहीं सोच पाते लोग उतना। इसलिए कहता हूं कि दुनिया को सही दिशा देने का मादा भारत में ही था और भारत में ही है। भारत ही आगे दुनिया को सही दिशा दे सकता है। उसके लिए आप सबका प्रयास, हमारा प्रयास आवश्यक है। हम सब लोग अपने बच्चों को, हमारे छात्र हैं, उनको वैसी नॉलेज और आत्मविश्वास के साथ सराबोर करके भेजें कि वो फिर से अनुसंधान की तरफ उनका दिमाग चले और उन्हें लगे कि हम दुनिया से बेहतर कर सकते हैं, हम दुनिया को बेहतर करके दे सकते हैं। तो उस तरफ हम सब लोग आगे बढ़ें। मेरा तो इतना निवेदन था, हो सकता है मेरा वक्तव्य लंबा हो गया हो, पर मैं आप सबसे यही याचना करते हुए कि आप सब आने वाले नव भारत के निर्माण में अपना योगदान संपूर्ण तरह से दीजिए। और मैं महर्षि फाउंडेशन का, महर्षि यूनिवर्सिटी का इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।